जयपाल सिंह मुंडा इस बात को कहते हुए, जब अल्पसंख्यकों की डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, तब वो कहते हैं कि आदिवासी नंबर्स में भले कितना ही कम हो, क्योंकि वो इस देश का पहला नागरिक है, इस देश का पहला मालिक है, इसलिए कभी भी उसे, वो कहते हैं कि उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक नहीं। आप जम्मू से लेकर के केरल तक चले जाइए, आप गुजरात से लेकर के मिजोरम तक चले जाइए, हर हिस्से में आदिवासियों से उसकी जमीन लगातार छीनी जा रही है। तो लगातार आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, और यह सबसे बड़ा मसला है आदिवासियों के सामने। क्योंकि आदिवासी की जमीन जब छिनती है, तो जमीन के साथ आदिवासी का जो रिश्ता है वो एकदम नाभी और नाल का रिश्ता है। एक के बिना दूसरे की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हम जमीन के बिना आदिवासी की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जमीन का लगातार छीनते हुए जाना है। और दूसरा, जब जमीन छिन रही है, तब हमारी एक और चीज छिन रही है, जो दूसरी बड़ी समस्या है, वो है हमारी पहचान का। लगातार हमारी पहचान पर हमला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मौका दिया। आप तमाम साथियों को जोहार। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने के लिए खड़े हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और आदिवासी। संविधान सभा की बैठकें जब शुरू हुई और उन बैठकों को जब वो एक बुक की फॉर्म में वो निकल करके आई और उनको पढ़ना जब मैंने शुरू किया, तो उन बुक्स को पढ़ने से पहले, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, उनको पढ़ने से पहले हमें मालूम ही नहीं था कि वहां पर कौन लोग थे जो आदिवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या उनकी भूमिका थी, उन्होंने वहां क्या किया, कैसे किया, किस तरीके के लड़ाइयां उन्होंने वहां लड़ी और किस तरीके से हमारा हक वहां उन्होंने सुनिश्चित किया। जिसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकम्मल फॉर्म में हमारे सामने आया और उसमें जो हक और अधिकार मिले, वो हम सब लोग देखते हैं। उस असेंबली के दरमियान हम लोग देखते हैं कि 5 लोग, सबसे पहले उसका फॉर्मेशन को भी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी जाके हमें आदिवासियों की समझ भी वहां से मिलेगी। ये तय किया गया था कि 1 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है चुना जाएगा। उस दौर में ये तय किया गया था 1946 में। और इसीलिए क्योंकि उस समय लगभग 30 करोड़ की आबादी थी और उसके मुताबिक लगभग 300 लोग संविधान सभा में चुने जाने थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन 300 लोगों में जब आदिवासियों का मसला आया तो सिर्फ 5 लोग चुने गए। 2 लोग बाद में और आए, इस तरीके से टोटल 7 का नंबर हो जाता है। और उस समय पर आदिवासियों की लगभग 10% आबादी थी। लगभग उम्मीद की जा रही थी कि 28 से 30 प्रतिनिधि वहां पर होने चाहिए थे, जो कि केवल 5 थे, जिसमें एक जयपाल सिंह मुंडा, बनीफास लाकड़ा, ये दोनों झारखंड और उसके आसपास के हिस्से से हैं। फूलवान साहब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। उसके बाद निकोलस रॉय आसाम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, रूपनाथ ब्रह्मा, और इस तरीके से 2 लोग और हैं जो नागालैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इनमें से अगर 2 व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, जयपाल सिंह मुंडा और जे निकोलस रॉय, तो बाकी किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक शब्द नहीं कहा। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आज के हमारे नुमाइंदे हैं जो असेंबली में जाकर के बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो कभी आपको बोलते हुए सुनाई देते नहीं है, कभी भी आपके हक की बात नहीं कर रहे, ऐसा ही वहां पर भी सिचुएशन थी। लेकिन इन 2 लोगों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से रेफरेंस लेता हूं। विजय सर, आपने जो बात कही
कि हम लोग माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक की जो बात कही, जयपाल सिंह मुंडा इस बात को कहते हुए जब अल्पसंख्यकों की डिबेट चल रही थी संविधान सभा में, तब वो कहते हैं कि आदिवासी नंबर्स में भले कितना ही कम हो, क्योंकि वो इस देश का पहला नागरिक है, इस देश का पहला मालिक है, इसलिए कभी भी उसे, वो कहते हैं कि उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक नहीं। और सिर्फ यही नहीं, जब झंडे की बहस चली हो तो तब झंडे की बहस में उन्होंने एग्जांपल्स देते हुए कहा था, जतरा के मेले का दादा उन्होंने एग्जांपल्स दिया कि जतरा के मेले में झारखंड में जब लोग अलग अलग समुदाय के लोग मेले में आते हैं तो हर किसी का अपना एक झंडा है, हर कोई अलग अलग रास्ते से आता है। और वो तमाम एग्जांपल्स देते हुए उन्होंने कहा, और हम देखते हैं कि वो पूरी लड़ाई सिंधु घाटी से लेकर के आज तक की पूरी लड़ाई को वहां पर वो सामने ला करके रखते हैं और वो एक उम्मीद जताते हैं। वो उम्मीद जताते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके की परिकल्पना आपने की है और जिस तरीके का भरोसा आप इस संविधान सभा को दे रहे हैं, और वो नेहरू जी को चेताते हुए कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता कि आप वही भाईचारा, वही बराबरी हमारे लोगों को भी देंगे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग देखते हैं, चाहे अनुसूची 5 का मसला हो, उसके बाद हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला हो 2006, पेशा कानून को देख लीजिए, तमाम बहुत सारे एक्ट हमारे लिए लाए गए। लेकिन हुआ ये कि जमीन पर उतरने से पहले उन्होंने आधे से दम तोड़ दिए। जिस चीज को हम सब लोग जानते हैं कि कैसी आज की सिचुएशन है, हम सब लोग जानते हैं। दो मेन समस्या आज की तारीख में आदिवासी सबसे बड़ी फेस कर रहा है, इस पूरे देश का आदिवासी, और वो है उसकी जमीन का लगातार छिनते हुए जाना। आप जम्मू से लेकर के केरल तक चले जाइए, आप गुजरात से लेकर के मिजोरम तक चले जाइए, हर हिस्से में आदिवासियों से उसकी जमीन लगातार छीनी जा रही है। कभी कोई सरकार आकर के छीनती है, वो किसी भी पार्टी की, वो XYZ जितनी भी है सबकी मैं बात कर रहा हूं। कभी कोई कंपनी किसी और नाम से आ जाती है, कभी कोई दबंग छीन लेता है, कभी पता चलता है कि सोनभद्र जैसे केस में, जहां 2 साल पहले एक केस आया था कि 1954 में लगभग 70 साल पहले आदिवासियों की जमीन है, वहां के कलेक्टर ने अपने नाम करवा ली किसी तरीके से ट्रस्ट के नाम पर, और उसका मसला पिछले सालों में खुला था। 70 साल तक आदिवासियों को पता ही नहीं, वो 70 साल तक जमीन को बोते रहे, जोतते रहे, उनको पता ही नहीं था कि इसका मालिक को, जो कलेक्टर उस दौर में आया था 50 के दशक में, वो उसका मालिक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो लगातार आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, और यह सबसे बड़ा मसला है आदिवासियों के सामने। क्योंकि आदिवासी की जमीन जब छिनती है तो जमीन के साथ आदिवासी का जो रिश्ता है वो एकदम नाभि और नाल का रिश्ता है। एक के बिना दूसरे की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हम जमीन के बिना आदिवासी की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जमीन का लगातार छीनते हुए जाना है। और दूसरा, जब जमीन छिन रही है तब हमारी एक और चीज छिन रही है, जो दूसरी बड़ी समस्या है, वो है हमारी पहचान का। लगातार हमारी पहचान पर हमला हो रहा है। अभी दादा ने हमारी धार्मिक पहचान की बात कही, वो सही है। एक नए तरीके का नरेशन ये अर्बन सेंटर्स में चलता है, अरे यार तुम तो आदिवासी दिखते नहीं, तुम्हारी तो आवाज वैसी नहीं है, तुम्हारी शक्ल वैसी नहीं है, तुम तो आदिवासी जैसे कपड़े ही नहीं पहनते, तुम तो इतना अच्छा खाते हो, इतना अच्छा पहनते हो, इतने अच्छे से रहते, तुम आदिवासी कैसे हो सकते हो? दूसरी तरफ आरएसएस एक एजेंडा लेकर के चलता है। वो लगातार कहता है कि जो जंगलों में रह रहा है, जो वनों में रह रहा है, वही है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो रह रहा है वो तो आदिवासी नहीं है।
वो एक लड़ाई उसने छेड़ी हुई है, वो वहां से चला रखा है। वो भी कह रहा है कि जी देखिए आपका जो मामला है, जो जंगल में रह रहा है, जो वनों में रह रहा है, वही वनवासी जो है वही असल में आदिवासी है, बाकी तो कोई आदिवासी है ही नहीं। वो पहचान का मसला भी हमारे साथ में है। उसमें हमारी रिलीजियस पहचान भी है। रिलीजियस पहचान को भी यहाँ समझना बहुत जरूरी है। रिलीजन का मतलब यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा कि हिंदू धर्म या इस्लाम का मसला या सिखिज्म का मसला या जैनिज्म का मसला या बुद्धिज्म का मसला। वो रिलीजन वाला रिलीजन अपना नहीं है, बहुत क्लियर है। रिलीजन का जब यहाँ मतलब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो असल पहचान है आदिवासी, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे हमारे अंदर के सेक्ट, बहुत सारे अपने अपने कबीले, बहुत सारे समूह भी हैं। उन सब के लिए हम लगातार एक कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते रहे हैं हिंदी में, वो है आदिवासी। इंडिजीनियस टर्म भी उसके लिए इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी दादा बात कर रहे थे नेटिव, एबोरिजिनल, ओरिजिनल, और वो सब टर्म आजादी से पहले लगातार इस्तेमाल होते रहे थे। जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तब भी ये मसला आया था, और जब ये मसला आया था तो हैरानी की बात यह है कि डिबेट सरदार पटेल के यहां से शुरू होता है कि आदिवासियों को क्या माना जाए, कहां शामिल किया जाए। तो आदिवासी शब्द पर उन्होंने आपत्ति जताना शुरू की, वहां से ये डिबेट शुरू हुआ। बाद में जब आदिवासी टर्म की जगह एक प्रस्ताव लाया गया कि इसकी जगह कोई दूसरा ऐसा टर्मिनोलॉजी लाया जाए जिसको कि लीगल सेंस, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूं कि लीगल सेंस में जिसको कुछ उसका कोई वजन, मींस उसको परिभाषित किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जनजाति टर्म ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने जनजाति की जो है प्रपोजल दिया। हैरानी की बात यह थी कि प्रपोजल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों दिलवाया गया। जिस दिन दिलवाया गया वो दिन ऐसा था कि जयपाल सिंह मुंडा साहब उस दिन संविधान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे जिस दिन ये प्रस्ताव लाया गया। तो विरोध करने वाला कोई नहीं था। जे निकोलस रॉय साहब कांग्रेस के नुमाइंदे थे, आदिवासी तो थे लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे थे। प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से आया था, बाबा साहब उसको प्रपोज कर रहे थे। पटेल का ये पूरा ब्रेन था। अपोज करने वाला अगर कोई शख्स वहां पर था तो जयपाल सिंह मुंडा साहब, लेकिन उस दिन वो एब्सेंट है और वो साजिशन लाया गया और वहां उस प्रपोजल को पास कराया गया और पास करा करके लिख दिया गया, कह दिया गया कि आज से अब ये शब्द इनके लिए जो है अनुसूचित जनजाति टर्म इस्तेमाल किया गया, जनजाति किया जाएगा। अनुसूचित इसलिए क्योंकि वो सूची बनाई गई थी, वो अनुसूचित थी, दैट्स व्हाई वो अनुसूचित जनजाति हो गया। ये खेल यहां से शुरू हुआ। जब अगली बैठक हुई और जयपाल सिंह साहब वापस आए और उन्होंने असेंबली के भीतर सवाल पूछा, बाबा साहब से पूछा कि आप हमें बताइए कि जब मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि आप लोग हमें चाहे जंगली कहिए, आदिम कहिए, वनवासी कहिए, ठीक है, बर्बर कहिए, जाहिल, जो भी कहना कहिए, लेकिन मुझे अपने लिए आदिवासी के अलावा और कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है, फिर आपने ये शब्द कैसे बदला? तब उन्होंने जो आंसर हो सकता था हॉल की तरफ से वो आंसर दिया कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे प्रपोज किया, से पास हुआ। और क्योंकि ये लीगल सेंस में थोड़ा ठीक लगता है, एक तरफ अनुसूचित जाति है, दूसरी तरफ जनजाति है, इसलिए ये लीगल टर्म में फिट बैठता है, लीगल परिभाषा में फिट बैठता है। डिबेट क्लिंच हो गई, कोई आर्गुमेंट का मौका ही नहीं बचा। और जो पहली समस्या मैंने बताई थी, उस समस्या को लेकर के भी जयपाल साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा था कि जब आर्टिकल 13 पर बहस चल रही थी, 13 की बहस के दरमियान जयपाल साहब ने एक प्रपोजल दिया था कि आदिवासी जिन इलाकों में भी हैं, जिन जमीनों पर वो रह रहे हैं, उन जमीनों को आर्टिकल 13 के दायरे में लाया जाए। अगर अनुच्छेद 13 के दायरे में वो आते तो आदिवासियों की जमीनें और उन पर उनका मालिकाना हक, उनका जो है संवैधानिक अधिकार होता, मूल अधिकार की श्रेणी में होता।
लेकिन जब ये बहस चल रही थी, आर्टिकल 13 पे बहस चल रही थी, उस दिन उन्हें कहा गया कि नहीं, अभी जो अनुसूचित इस शेड्यूल्ड एरिया को लेकर के जो 2 कमेटियां बनी हुई हैं, एक के अध्यक्ष ठक्कर बापा को बनाया गया, दूसरे को जो है गोपीनाथ बारदोले थे असमीज ब्राह्मण, एक गुजराती ब्राह्मण, एक असमीज ब्राह्मण, दोनों को बनाया गया। उनकी रिपोर्ट जब आई तब तक आर्टिकल 13 से लेकर के सारे क्लियर हो चुके थे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी एडिशन डिलीशन। और इस तरीके से बहुत ही साजिशन ये सारा का सारा खेल रचा गया, उसकी वजह से ये 2 समस्याएं आज की तारीख में हमारे सामने मौजूद है। अब सवाल है आगे क्या एक्शन क्या हो सकता है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक चीज ये समझिए कि हम लोग जब भी तमाम अपने लोगों को एकजुट करने के लिए जाते हैं, तमाम आदिवासियों को एकजुट, तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला एकदम से प्योर गोल्ड होना चाहिए, 24 कैरेट होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी मिस्टेक होगी तो हम उसके साथ कोई बातचीत तक नहीं करेंगे। प्योर होना चाहिए, मिलावट बिल्कुल नहीं चलेगी, और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सामने वाले को अपने जैसा चाहते हैं। अगर वो मेरे जैसा नहीं है तो भाई तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते चलता हूं। और आदिवासियों के साथ जितना डिवीजन आदिवासी समाज में है, वो उनको एक जगह बैठाने, एक तरीके से समझिए, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे अभी कुछ, हम लोग कह रहे थे कि ऐसा समझिए जैसे मेढकों को तराजू में तोलने जैसा, एक को डालेंगे, दूसरे को पकड़ने देंगे, पहला वाला निकल जाएगा, पहले को पकड़ के लाइए, दूसरा वाला साइड में निकल लेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये 24 कैरेट गोल्ड का, ये जो प्योरिटी का तराजू लेकर के हम लोग निकले हुए हैं, इसको साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और हम सबके बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकता है, किस चीज पर हम लोग मिनिमम सहमति हो सकती है, सबसे पहले उस चीज को हम लोग ट्रेस कर लें। और भाई आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, ठीक है, आप लड़ो, चाहिए चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मसला, जमीन का मसला तो कॉमन है, सबका कॉमन है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है, हम उस मसले पे तो साथ आ सकते हैं, ठीक है, मत दीजिएगा आप हमारे कैंडिडेट को वोट, हम आपके को नहीं देंगे, ठीक है, वो अलग चलता रहेगा, लेकिन जमीन की लड़ाई तो हमारी अपनी है, हमारी अस्तित्व की, हमारी पहचान की लड़ाई तो हमारी अपनी है, कम से कम हम लोग उस पर तो साथ आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें वही काम करना चाहिए कि कॉमन जो है, मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बना करके एक काम शुरू किया जाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, दिल्ली के लेवल पर भी कुछ लोग हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, कभी भी नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन सबको एकजुट किए जाने की जरूरत है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, अगर हम लोग दिल्ली के लेवल पर कोई भी एक जॉइंट फोरम टाइप का बना पाए, कोई भी एक्सवाइजेड, किसी भी लूज नाम से आप ले लीजिए उसको, जिसके जरिए देश भर के जितने भी लोग दिल्ली में हैं वो एकजुट हो, एक जगह बैठे, और तमाम जितनी भी लड़ाइयां अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं उनकी आवाज को एटलीस्ट हम लोग दिल्ली में बुलंद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हसदेव के आदिवासियों को दिल्ली में आकर के अपनी बात रखना आसान नहीं है, लेकिन हम 15-20 लोग थे और कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए, ठीक से न्यूज छपा, लोगों को मैसेज गया कि दिल्ली के लेवल पर कोई प्रोग्राम हुआ है। नेतरहाट के मसले पे हम लोग गए, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से मिले और भी बहुत सारे लोगों से मिले, मैसेज गया, वहां के लोगों को भी मजबूती मिली कि हाँ भाई, उनकी आवाज को उठाने के लिए दिल्ली में 2-4 लोग हैं। जब गुजरात का आंदोलन चलता है नर्मदा ये लिंक परियोजना के खिलाफ, तब हम लोग जाकर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, उनके कुछ लोग दिल्ली में हैं जो उनके हक की बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग कोई एक ऐसा लूज फोरम बना पाए, जिस फोरम के जरिए तमाम लोगों को एकजुट करके एटलीस्ट जो मिनिमम जो लड़ाइयां हैं हमारी, जिस वजहों से हम लोग जमीन पर लड़ रहे हैं, जंगल में लड़ रहे हैं, खेतों में लड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लड़ रहे हैं, उनकी आवाजों को यहां बुलंद कर सकते हैं। दिल्ली में आपका एक छोटा सा मैसेज
नेशनल न्यूज बनता है। एक छोटा सा प्रोग्राम कुतुब मीनार के बाहर 32 लोग थे जो परसों जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े थे, सिर्फ 32 लोग। जो लोग वहां गए तो उन्होंने कहा कि 50 लोग थे, पुलिस ने कहा टोटल 32 लोग थे। लेकिन दिन भर तक पूरा मीडिया दिन भर नाचता रहा उन 32 लोगों के आसपास। हम लगभग 25 लोग थे, 1-1.5 घंटे खड़े रहे थे कांग्रेस ऑफिस के बाहर। जितना भी इंटेलिजेंसिया था, जितना भी मीडिया था, सब आ गया था। वही इस चीज का हमें सेंसिटिविटी समझना चाहिए। अगर हम ये लोग इस तरीके से कुछ कर पाते हैं तो धीरे धीरे, जिसकी बात हमारे पूर्व वक्ता ने कही थी कि भाई हम लोग उसके जरिए हमारी जो अपने जो चैनल्स हैं उनके जरिए आवाज पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मेनस्ट्रीम के लोग हैं उनके माध्यम से भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के बहुत सारे चैनल आज की तारीख में हमारे पास हैं जिनके जरिए हम ये मैसेज नेशन वाइड कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दिशा में हम लोग सोचना शुरू करें, कुछ एक्शन लेना शुरू करें, लोगों को एकजुट करना शुरू करें, तो शायद इन चीजों को हम लोग एक दिशा में ले जा पाएंगे और एक कॉन्क्रीट दिशा इनको दे पाएंगे। अदरवाइज पिछले 75 सालों से हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, बहुत कंक्लूजन की तरफ हमारी लड़ाइयां अभी गई नहीं है। लोग लड़ रहे हैं। नेतरहाट में 30 सालों से लड़ाई चल रही है। नेतरहाट के बाहर राजस्थान के आदिवासियों को पता ही नहीं है कि नेतरहाट कोई जगह है वहां कुछ चल रहा है। हसदेव की लड़ाई का नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। आसाम में कल पिछले 2-3 दिनों से डुलू स्टेट टी बागान में जो है वहां माइनिंग वो चल रहा है कि वहां और एक एयर ग्रीन जो है पट्टी बनानी, हवाई पट्टी बनाना है उनको, तो उसके लिए उन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया टी गार्डन्स को। अभी हमारे साथी यही बता रहे थे, मुआवजे के नाम पर कहा है कि जो आपकी ग्रेच्युटी थी, जो आप लोगों की सैलरी से कट करके जमा हो रहा था, वही आपको मुआवजा दिया जाएगा। सोचने की बात, आपकी सैलरी से कट करके जो बचा है वही आपको मुआवजे के रूप में आपके ऊपर एहसान जता दिया, जमीन ले ली, वो सब चला गया। ये सिचुएशन है। अब उनके लिए यहां आना मुश्किल है, लेकिन यहां जो लोग हैं उनके लिए अपने घरों से उठकर करके जंतर मंतर तक आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कम से कम आसाम से जो लोग यहाँ तक आएंगे उनसे तो ज्यादा ही आसान है हम लोगों को। सो यही सारी बातें हैं जिसे मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात बुरी हो तो माफी चाहूंगा।